आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है इन पर्टिकुलर, और किसी भी संस्था के लिए, किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। उसके एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी आउटसाइडर और इनसाइडर उसमें इंस्टीट्यूशन में वैल्यू पुटअप करने या वैल्यू को बढ़ाने की सोच सकता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली पहले ही बात यह है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं मेनली। तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपन दो मान सकते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा फिर आगे बढ़ते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा नोट्स ऑन अकाउंट्स एट्सेट्रा हो सकते हैं। लेकिन मेनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स है एनालिसिस करने की। उसमें रेशियो एनालिसिस भी है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी है, कॉमन साइज एनालिसिस भी है। पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस या कंपैरेटिव एनालिसिस किसको बोलेंगे। स्टेटमेंट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है। इस कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि जो पिछला पीरियड होता है उस पीरियड से वर्तमान पीरियड की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए एसेट साइड की बात करें अपन, तो प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए 31/3/2020 को 5 लाख थी और 31/3/2021 के ईयर एंडिंग में वो 8 लाख हो गई। तो इस तरह से कॉलम एसेट्स में 31/3/2020 का कॉलम बनाएंगे, उसमें 5 लाख लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी में, और उधर 8 लाख लिखेंगे। इस तरह पता पड़ जाएगा कि 5 लाख से 8 लाख हो गए। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में कर देंगे कि मान लीजिए लाइबिलिटीज़ में डेट्स हैं वो 31/3/2020 को 10 लाख के थे और 31/3/2021 को 8 लाख के रह गए। तो उस हिसाब से पता पड़ता है कि डेट्स कम हुए, बढ़े, असेट्स बढ़ी घटी, लाइबिलिटीज़ बढ़ी घटी। ये तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। इसमें पिछले पीरियड की तुलना की जाती है वर्तमान पीरियड से। वो क्वार्टर भी हो सकता है और 2 क्वार्टर भी हो सकते हैं, 3 क्वार्टर भी हो सकते हैं और एनुअल भी हो सकता है, और दो पीरियड से ज़्यादा के पीरियड भी हो सकते हैं। दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि उसमें उस पर्टिकुलर ईयर के जो डाटा है उन्हीं को परसेंटेज में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन जा रहे हैं बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं कॉमन साइज, तो उसमें असेट्स, टोटल असेट्स को 100 पर मान लेंगे, टोटल लाइबिलिटीज़ को भी 100 मान लेंगे। अब मान लीजिए टोटल असेट्स है 10 लाख रुपए की और बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की मान लीजिए। तो टोटल असेट्स में तो अपन लिख देंगे असेट्स के वैल्यू के आगे वाला जो कॉलम है वहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज में 100, और जो बिल्डिंग वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे पर 50, क्योंकि टोटल असेट्स जो पर्टिकुलर असेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, वो परसेंटेज अपन वहाँ पे लिखेंगे। ऐसे लाइबिलिटी साइड मान लीजिए कैपिटल है, टोटल कैपिटल और से टोटल लाइबिलिटीज़ का परसेंटेज 100 आ जाएगा, और जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी पर बताना चाह रहे हैं उसमें उस पर्टिकुलर टोटल लाइबिलिटी का भाग देके इंटू 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए टोटल लाइबिलिटीज़ है 10 लाख रुपए और शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो टोटल लाइबिलिटीज़ के आगे तो 100 लिख देंगे परसेंटेज में, और जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 इक्वल टू 50%। तो वहाँ पे कैपिटल के आगे, शेयर कैपिटल के आगे 50 लिख देंगे अपन। इस तरह से उस पर्टिकुलर पीरियड में ही टोटल असेट्स, टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर इनको 100 मान लिया जाता है, और इनके कंपेरिजन में जो भी आइटम होते हैं उनका परसेंटेज निकाला जाता है। उस आइटम का अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर असेट्स और लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इंटू 100, इस तरह से करके परसेंटेज निकाल लिया जाता है। इस तरह से कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस जो है उस पर्टिकुलर ईयर में सेल्स के कंपैरिजन में कितना कंपोनेंट किस किस एक्सपेंडिचर का था, या टोटल असेट्स के कंपैरिजन में कितनी असेट्स का कंपोनेंट था, ये डायरेक्टली देखते ही पता पड़ जाता है। इस तरह से ये दोनों एनालिसिस बहुत ही यूजफुल रहते हैं कंपैरेटिवली कोई भी एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू।